ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेटर थ्योरी। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। एक्सीलरेटर थ्योरी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट है, इसको हम देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले एक्सीलरेटर थ्योरी इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सेलरेट का मतलब होता है, जैसे आपने कभी एक्सेल को देखा हो या किसी व्हील को देखा हो और वो घूमता है, चक्कर काटता है, तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन है ये बताता है कि इफ डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स राइजेस, अगर कंजम्पशन गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उसकी वजह से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ जाती है। आप से जैसे मशीन होती है, मशीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आती है, कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल होती है, which is used to produce the goods. In other words, you can say accelerator measures the changes in investment goods industries. Accelerator जो है ये इन्वेस्टमेंट गुड्स इंडस्ट्री जो है, लैंड लेबर कैपिटल, उसमें जो चेंजेस आती हैं उसको मेजर करता है एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, इसमें के परिहार कहता है एक्सीलरेशन कोएफिशिएंट इज रेशियो बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एन इनिशियल चेंज इन कंजम्पशन। थ्योरेटिकली आपने देखा, मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे इस इंट्रोडक्शन बता दूं, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। जो एक्सेलरेटर थ्योरी है ये सबसे पहले टी.एन. कार्वर ने 1903 में इंट्रोड्यूस की और 1917 में जे.एम. क्लार्क ने इसको प्रेजेंट किया। ये हिस्टोरिकली मैं कुछ आपको बता रहा। बाद में क्या हुआ, बाद में लेटर ऑन इट वाज रिगोरसली डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट लाइक हैरल्ड, सोलो, सैमुअलसन, एक्सेट्रा इन ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल थ्योरी या ट्रेड साइकिल थ्योरी के अंदर इन्होंने भी इसको डिस्कस किया, एक्सेलरेटर थ्योरी को। द एक्सेलरेटर थ्योरी एक्सप्लेन्स द इंटररिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर गुड्स इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। देखो, एक कस्टमर गुड इंडस्ट्री होती, जैसे हम कई गुड्स को, कई चीजों को हम खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। ठीक, लाइक आप सोफे की बात कर लें, लाइक जिस मोबाइल फोन पे या सिस्टम पे आप अभी क्लास ले रहे हो, इसकी बात कर लें, ये कंजम्पशन गुड। लेकिन इन चीजों को बनाने वाली भी तो कोई मशीनरी, कोई सेटअप होता है ना। जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं वो कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। तो बात ये की जा रही है कि कस्टमर गुड्स इंडस्ट्री में चेंज की वजह से, यानी उनकी डिमांड में तब्दीली की वजह से कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में भी चेंज आती है, जिससे इकोनॉमी बेहतर होती है। इट स्टेट्स दैट when the demand for consumer goods increases, जब आपकी कंज्यूमर गुड्स डिमांड बढ़ती है, the demand for capital goods also increases। ठीक है, उसके साथ जारी बात है, अगर लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी ज्यादा करेंगे ना। देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। मतलब जो कंज्यूमर गुड्स हैं अगर वो बढ़ती हैं तो उसकी वजह से जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स वो भी क्या करेंगी, बढ़ेंगी इसकी वजह से। तो दिस वाज व्हाट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेटर थ्योरी और एक्सेलरेटर प्रिंसिपल। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे ताकि आपको समझ आए कि ये एक्सेलरेटर वर्क कैसे करता है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर को अगर हम V से डिनोट करें, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू द चेंज इन कंजम्पशन डिमांड। मतलब अगर हम उसे V से डिनोट करें तो ये ऊपर है, डेल आई का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इस डेल C का मतलब क्या है, चेंज इन कंजम्पशन डिमांड। इसको हम यूं भी कहते हैं कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन, राइट। तो इस तरह ये वर्क करता है, इस तरह हम एक्सेलरेटर को फाइंड करते हैं, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। होप्सो के आपको एक्सेलरेटर फाइंड करने का फार्मूला क्लियर हुआ होगा। जब भी आपने एक्सेलरेटर या मल्टीप्लायर आपने फाइंड करना है तो आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू
According to Hicks accelerator, V is the ratio of change in investment to the change in level of output, right? V is equal to del I divided by del Y, where del I change in investment outlays, इसका मतलब ये है, और ये जो आपको नजर आ रहा है del Y, इसका मतलब है चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट कह दें, नेशनल इनकम कह दें, या इनकम कह दें, ठीक है। तो हिक्स जो है वो एक्सीलरेटर को इस तरह लिखता है, del I ओवर del Y, राइट। पीछे वाला क्या कह रहा था, del I ओवर del C, लेकिन ये हिक्स जो है ये कह रहा है क्या, del I ओवर del Y। तो ये भी एक्सीलरेटर का फार्मूला है, लेकिन ये हिक्स के मुताबिक है। J.R. हिक्स इसका पूरा नाम है। इसने इस फार्मूला को इस तरह प्रेजेंट किया है जो आपने अभी देखा। अच्छा, अब इस थ्योरी की अजम्पशंस हैं कुछ। आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं वो कुछ ना कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस करती हैं। तो इसकी ये अजम्पशंस हैं जो आपके सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले कैपिटल रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। जो कैपिटल की, अगर कैपिटल को हम के से डिनोट करें और अगर हम को y से डिनोट करें तो ये रेशियो जो है सेम रहती है। अगर 1/1 की रेशियो है तो 1/1 की रहती है, अगर 2/1 की रेशियो है या 2/3 की रेशियो है तब भी वो सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। सेकंड थिंग, देयर शुड बी एक्सेस कैपेसिटी इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, जिसमें मशीनरी है, जिसमें लेबर है, जिसमें लैंड है, इस इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें हैं वो एक्सेस होनी चाहिए, मतलब ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बनी हुई नहीं है तो फिर लोग कहां से खरीदेंगे। तीसरी assumption ये है, देयर इज परमानेंट चेंज इन कंजम्पशन डिमांड। जो कंजम्पशन डिमांड है उसमें परमानेंटली चेंज आता है। द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज शुड बी इलास्टिक सो दैट द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कैन बी इंक्रीज्ड इजीली। फोर्थ वन ये है कि जो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है वो इलास्टिक होनी चाहिए। इलास्टिक का मतलब ये है कि उसकी कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो जारी बात है कीमत भी बढ़ेगी। सो दैट द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कैन बी इंक्रीज्ड इजीली। उसके बाद देयर शुड बी इलास्टिक सप्लाई ऑफ चीप क्रेडिट। अगर बिजनेसमैन जो है क्रेडिट लेना चाहें तो बैंकों से इलास्टिकली और चीप क्रेडिट मिलना चाहिए, मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलना चाहिए। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी, जैसी की जैसी है वैसी रहेगी, ना पहले से बैकवर्ड होगी ना पहले से एडवांस होगी। देयर इज एब्सेंस ऑफ टाइम लैग, और गैप नहीं आने चाहिए बीच में प्रोडक्शन प्रोसेस या इस प्रोसेस के दौरान गैप नहीं आने चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली जो है ये प्रोसेस रहेगा मल्टीप्लायर का, एक्सेलरेटर थ्योरी का, इसके अंदर गैप नहीं आने चाहिए। तो ये अजम्पशंस थी जो कि एक्सेलरेटर थ्योरी के अंदर हम जिन अजम्पशंस को ऑब्जर्व करते हैं, इनके बगैर ये थ्योरी सही साबित नहीं हो सकती। अब मॉडल की अगर बात कर लें, मॉडल ऑफ एक्सेलरेटर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा ए की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, INT इज इक्वल टू V इंटू YT माइनस YT माइनस 1। इसमें INT का मतलब है नेट इन्वेस्टमेंट एट टाइम पीरियड T। किसी टाइम पीरियड के अंदर जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम INT कहते हैं। और V का मतलब क्या है, एक्सीलरेटर, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, V किसको कहते हैं, एक्सीलरेटर को कहते हैं। और YT का मतलब, यहाँ पे YT का मतलब ये है कि आउटपुट एट टाइम पीरियड T। इसके बाद हमने YT माइनस 1 की बात की, तो ये प्रीवियस ईयर की आउटपुट है ये वाली, ठीक है। YT माइनस 1 का मतलब क्या है कि प्रीसीडिंग टाइम पीरियड की आउटपुट है। इसके बाद दूसरा पोर्शन है B, IGT इज इक्वल टू INT प्लस R। इसमें IGT का मतलब है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एट टाइम पीरियड T, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एट टाइम पीरियड T, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। और इसमें R का मतलब हम याद रखिएगा, इसने आगे भी इस्तेमाल होना है R ने, डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन विच इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो कैपिटल लगाया है, उसमें परमानेंटली मतलब उसमें कॉन्स्टेंटली एक डेप्रिसिएशन होती है 10% 20%, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, R है, इसको आपने ज़हन में रखना है। तो अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं। A और B मैंने आपको अभी बताया, और इसके बाद हम C की बात करते हैं। C में इन स्टैटिक कॉन्सेप्ट
इन स्टैटिक कॉन्सेप्ट सी, इसमें जो v है, v इज इक्वल टू KT ओवर YT, ठीक है। इसमें KT है कैपिटल स्टॉक एट टाइम पीरियड T, KT का मतलब है रेशो या डिवाइडेड बाय YT है, और YT का मतलब आउटपुट एट टाइम पीरियड T, राइट। तो इनकी रेशो जो है उसको हम कोर भी कहते हैं, एक्सीलरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर भी कहते हैं, एक्सीलरेटर भी कहते हैं, इसको एक्सीलरेटर भी कहते हैं और कोर भी इसी को कहते हैं। तो आपने मिलते जुलते नामों से धोखा भी नहीं खाना, राइट। अब अगर आपने इसमें मल्टीपल इफेक्ट फाइंड करना हो, के फाइंड करना हो, तो YT को उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। YT को जब उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये V से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तीन अप्रोचेस जो हैं मल्टीप्लायर की, एक्सेलरेटर थ्योरी की, मैथमेटिकली ये हमें मिलती हैं। ये जो मैंने आपके साथ शेयर की, होप सो कि आपने ये कॉन्सेप्ट गेन किया होगा। आप इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके हम ये एक्सीलरेटर को एक्सीलरेटर थ्योरी के मुताबिक ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास जो पहला कॉलम है, यहाँ ये जो आपको नजर आ रहा है पहला कॉलम, इसमें ये टाइम पीरियड्स हैं। टाइम पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। और YT का मतलब यहाँ पे है आउटपुट एट टाइम पीरियड T। आउटपुट 100 होती है, फिर 100 है, फिर 105 है, 115, 130, 140, 145, 40, 30 और 25। और इसमें जो KT है, आपने अभी पीछे फार्मूला देखा कि हम V को YT से मल्टीप्लाई करके KT फाइंड करते हैं, मल्टीप्लायर फाइंड करते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट फाइंड करते हैं। और V ऊपर हमने लेट किया हुआ है कि 2 है, V जो है कितना है? 2 है, 2 है। तो हम क्या करेंगे? V को YT से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसी 2 को अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 200 आएगा। फिर इसको यहाँ पे इस 100 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आंसर? KT का क्या आएगा? 200 आएगा। फिर आप इसी 2 को 105 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा? 210 आएगा। आप इसको 115 से करें तो आपके पास ये क्या आएगा? 230 आएगा। तो V को आप इस पूरे कॉलम से अगर आप ये V को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई V YT मल्टीप्लाई बाय V जो कि 2 है, तो आपके पास ये कॉलम आ जाता है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। 200 200 210 KT फाइंड हो गया, आप कर लेंगे इजीली। इसके बाद हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट टाइम पीरियड T पे जाते हैं, INT जिसे हम कह रहे थे। INT का फार्मूला पीछे हमने डिस्कस किया कि वो होता है YT माइनस 1, ठीक है। अब इसमें पहला तो बेसिकली तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली तो यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं लेंगे, राइट। ये तो खाली है। तो हम यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे 200 से 200 को अगर आप माइनस करें, ये YT और YT माइनस 1 इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट। आप क्या करेंगे? YT इसमें क्या कहलाएगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। इसको हम YT क्या देते हैं? आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन। आप ये देखें कि यहाँ पे ये YT कहलाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोसीडिंग टाइम पीरियड है ये YT माइनस 1 कहलाएगा। और 200 में से 200 जब आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ये 0 आएगा, राइट। इसी तरह फिर 210 में से अगर आप 210 में से माइनस करते हैं 200 को तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 10 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप जो है अगर 230 में से ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 230, इस 230 में से आप माइनस कर दें प्रीवियस जो है 210 को अगर आप माइनस कर दें 210 को तो आपके पास क्या आएगा? ये वाला 20 आएगा। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर लेंगे? आप ये INT का कॉलम इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट टाइम पीरियड T जिसका फार्मूला है V इंटू YT माइनस 1, ये आप सारा कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद हमने फाइंड करना है R, यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें जो डेप्रिसिएशन होती है वो अगर हम 10% रखते हैं, 10% रखते हैं तो 10% आप
किसका फाइंड करेंगे, KT का फाइंड करेंगे। आप इसका 10% बल्कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो आपको पता है वो 200 की थी, ये 200 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। इसका अगर आप लेते हैं 10%, जैसा कि ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा ना। तो इसलिए ये थ्रू आउट ये फिक्स होती है और ये 20 आएगा आपके पास। इस तरह अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइंड करते हैं तो INT में R ऐड करते जाएं। जो आपने ये फाइंड किया इस कॉलम को और इस कॉलम को आपने ऐड करना है। आखिरी कॉलम के लिए क्या करना है, आपने इसको, ये शुरू में तो होता ही कुछ नहीं है, इसको और इसको ऐड कर दें, यहाँ भी इसको ऐड कर दें, यहाँ भी इसको ऐड कर दें, यहाँ भी इसको ऐड कर दें, तो आपके पास ये कॉलम प्रिपेयर हो जाता है। तो ये एक्सेलरेटर थ्योरी के तमाम एलिमेंट्स जो हमने पीछे देखे थे वो सारे यहाँ तक, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए। और इसी तरह अगर हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़े तो इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सेलरेटर थ्योरी को या एक्सेलरेटर को ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है hence the acceleration coefficient is the ratio between the induced investment to a net change in consumption expenditure। इसका मतलब ये हुआ कि जो acceleration coefficient है वो जैसे 2 हमने पीछे देखा कि हमारे पास v is equal to 2 था, तो वो कैसे था, वो रेशियो थी between induced investment and net change in consumption expenditure। और इसको सिंबलिकली हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं, b इज इक्वल टू या बीटा इज इक्वल टू डेल आई डिवाइडेड बाय डेल सी। इस तरह हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो b है या बीटा है इसको एक्सेलरेशन कोफिशिएंट कहते हैं, एक्सेलरेशन कोफिशिएंट इसको कहते हैं हम। और जो डेल आई है ये नेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट आउटले है और डेल सी नेट चेंज इन कंजम्पशन आउटले है। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए और सिंबलिकली आपने इसको देख लिया। होप सो कि यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई बात क्लियर ना हुई हो, तो आप अपने माइक ओपन करके मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब मैं इसकी न्यूमेरिकली आपको एग्जांपल समझा दूं एक्सेलरेटर फाइंड करने की। ये देखें, सपोज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन यानी डेल सी एट 10 रुपीज या रुपीज 10 करोड़, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट आउटले यानी डेल आई वो है 20 करोड़, रुपीज 20 करोड़। तो आपने अगर बीटा फाइंड करना हो तो इनकी जो चेंज है उनको डिवाइड कर दें। आप 20 को 10 पे जब डिवाइड करें लाइक दिस, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। दैट 2 इज मल्टीप्लायर, it implies that ₹1 increase in demand for consumption। इंटरप्रिटेशन आपको बता रहा हूं, अगर आप इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या निकला, हमने नतीजा ये निकाला कि ₹1 इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स के लिए ₹1 की अगर डिमांड बढ़ेगी तो इट लीड्स टू ₹2 इंक्रीज इन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट आउटले। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल गुड्स में वो ₹2 के हिसाब से बढ़ेगी, यानी मल्टीपल इफेक्ट होगा इसके ऊपर। तो उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय किया होगा, इस थीम को आपने समझा होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप क्वेश्चन कर लें। ये कंक्लूडरी सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, Thus the principle of acceleration is based on the fact, इस फैक्ट के ऊपर बेस करता है that demand for capital goods is derived from demand for consumer goods। जो कैपिटल गुड्स की डिमांड है वो बढ़ती है कंज्यूमर गुड्स डिमांड की वजह से। कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है, कंज्यूमर गुड्स डिमांड वो अगर बढ़ेगी तो उसकी वजह जो कैपिटल गुड्स डिमांड है, के गुड्स डिमांड वो भी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी, वो भी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो इसी तरह आपकी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के अंदर भी जो है ना चेंज आता है, कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में